हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। आप लोग 9th क्लास में प्रवेश कर चुके हो, है ना। तो आप हमने लास्ट क्लास में सिलेबस पे चर्चा कर ली थी। तो हम अपने बेसिक सिलेबस पे जाने से पहले हम पीछे की तरफ थोड़ा सा मुड़ के देख लेते हैं कि जो हमने लास्ट ईयर में पढ़ा वो कितना हमारे लिए ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि वो पीछे का स्टेप हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं और देन हम अपने मेन सिलेबस की तरफ एंट्री करेंगे। आज तो स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूटोरियल पर। और आज हम बायोलॉजी के जो 6 to 8 जो लास्ट क्लासेस में हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं उनके बारे में हम बेसिकली बस ओवरव्यू करने वाले हैं, उनके बारे में रिवीजन करने वाले हैं और अपने मेमोरी को चेक करने वाले हैं कि क्या क्या हमको आज तक याद है जिनका हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपका हर पीछे वाली चीज़ें आगे आपको हेल्प हमेशा करती हैं। आपका पीछे वाला कदम हमेशा आगे वाले कदम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका पीछे वाला पैर कमज़ोर है तो आप एक लंबा कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए चलिए शुरू करते हैं और हम आज रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें और कल देन उसके बाद हम नई चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी क्या है ना। बायोलॉजी क्या है आपको पता तो है ही है कि बायोलॉजी क्या है। चलिए देखते हैं। जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के साथ संपर्क का वैज्ञानिक जितने भी जीव हैं उनकी सारी जो क्रियाकलाप होते हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। इसमें समझ में आ रहा है ना कि पूरे जितने भी धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका पूरा अध्ययन ये कराता है। इसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। इनके फादर और टाइप्स क्या आप बता सकते हैं। इनके 2 टाइप होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, 2 ब्रांचेस कह लो, है ना। एक बॉटनी होती है और एक जूलॉजी। इतना 2 ब्रांचेस होती हैं। 2 ब्रांचेस बॉटनी जिसमें इसमें हम प्लांट्स को पढ़ लेते हैं और इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बस कि जीव विज्ञान क्या है हमारी, कि हमारे जितने भी जीवित जीव हैं उनके बारे में पढ़ने वाला विज्ञान ही क्या है, बायोलॉजी है। अगला टर्म है हमारा सेल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ जरूरी है वो है हमारी सेल। सभी जितने भी जीव हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो हम सभी जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक जो सारे हम फंक्शन करते हैं हमारी लाइफ में फाइनली वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा डीप में पहला चैप्टर हमारा 9th क्लास में यही रहने वाला है। पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, इसलिए हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है टिश्यू। तो जब सेम टाइप ऑफ क्या होता था, सेम टाइप्स की सेल एक साथ ग्रुप बनाती हैं और किसी एक सिंगल टास्क को करती हैं। एक काम के लिए जब एक सेम टाइप की सेल्स सिंगल टास्क को परफॉर्म करे एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं तो जो एक सिस्टम बनाती हैं उसको टिश्यू कहा जाता है। यानी कि सेम टाइप्स की सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। यानी समान कोशिकाओं का समूह जो एक साथ काम करता है वह ऊतक कहलाता है। एग्जाम्पल आपके पास है ब्लड क्या है, एक टिश्यू है ना। उसमें सेम टाइप की सेल्स हैं और वो अपना काम एक सिंगल काम कर रही हैं कि पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती हैं। अगला है ऑर्गन। सेम सीक्वेंस चल रहा है। आप चलो एक चीज़ बता देते हैं, आपको तो पढ़ा रखा होगा ना कि सेल हो गया, सेल से क्या बनता था, टिश्यू। और जब टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बनता था, ऑर्गन। और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरी बॉडी बन जाती थी। देन है ना, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर देन हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। तो वही चल रहा है। ऑर्गन हमारा बहुत सारे टिश्यूज जब एक साथ मिलके एक मिलकर डिफाइन अंग बना देते हैं और ये भी एक वही है, इनका काम होता है। और ये एक अंग कई काम करता है। इनकी यही डिफिनेशन होती है कि ये कई काम परफॉर्म कर सकता है। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारे हैंड हो गए, ये सारे क्या हैं, ये हमारे ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम। वही बताया कि अब कई सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे आपने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम,
है ना, स्केलेटल सिस्टम, ये सब क्या है, वो बेसिकली हमारे ऑर्गन सिस्टम है। कई अंग मिल जाएंगे और कई अंग मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा आपकी माउथ से स्टार्ट होती है पूरा, है ना, फिर स्टमक, लीवर, है ना, इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें यहाँ रहती हैं। तो पूरा एक सिस्टम है, सब कई सारे अंग मिलके एक चीज़ें करने वाले हैं और काम को परफॉर्म करते हैं, तो ये एक सिस्टम बनता है। फिर अगला टर्म है हमारा रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है जब हम भोजन को भोजन से जो सेल होती है वो जो एनर्जी प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, जब हम खाना खाते हैं वो फाइनली सेल में जाकर डिफ्यूज़ होता है और एटीपी के फॉर्म में वो चीज़ क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो वही प्रोसेस यानी कि हम फूड से एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण। आपने तो पढ़ा कि जब लाइट के प्रेजेंस में हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। प्लांट्स ही धरती पर एक ऐसे जीव हैं जो अपना खुद से क्या बना सकते हैं, फूड बना सकते हैं, है ना। खुद से फूड बनाने वाले सिर्फ अपने आप से अकेले फूड बना सकते हैं प्लांट्स ही, और सनलाइट की हेल्प से। तो इसकी डेफिनेशन आपने तो याद भी की होगी, हरे पौधे सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फिर आगे न्यूट्रिशंस, भोजन प्राप्त करने और उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड द यूजिंग फूड इज न्यूट्रिशन। भोजन हम कैसे प्राप्त करेंगे और उनको उपयोग भी करना है, पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाएगा, ठीक है। फिर हो गई तुम्हारी एक्सक्रेशन, जो हम चीज़ें खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होगा उनको निकालना भी तो है बाहर, नहीं तो वो तो नुकसान कर जाएंगी, है ना। तो इसमें आपने देखो ना, इसमें मल मूत्र ये सब है ना, और आपका जो पसीना है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे एक्सक्रेट, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। फिर हो गया, अब ये वो टॉपिक्स बेसिकली थे जो हमने 6th क्लास में पढ़े थे। अब थोड़ा सा 7th क्लास के टॉपिक्स को कर लेते हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। पहला चैप्टर वहाँ था एक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सेम क्वालिटीज़ के हिसाब से ग्रुप्स में बांट देना, है ना। तो जो चीज़ें हैं वो किसी भी चीज़ को सेम क्वालिटीज़ के हिसाब से बांटना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। जैसे आपने देखा होगा कि आप ग्रुप में कुछ बच्चे हो गए जो अच्छे पढ़ने वाले हैं या जो वैसे हैं, टीचर्स उनको ग्रुपिंग कर देते हैं, या जो किसी की हाइट ज़्यादा है उसको आगे रहेंगे या पीछे रहेंगे। ये क्या है, सेम क्वालिटी के हिसाब से उनको हमने एक साइड में डिफाइन कर दिया, अलग अलग बैठा दिया और उनको क्लासीफाई कर दिया। ये हो गया। फिर हो गया तुम्हारा वर्टिब्रेट, ऐसे एनिमल्स जिनके बैकबोन होती है ना। बैकबोन समझते हो ना, रीढ़ की हड्डी हिंदी वाले बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी होती। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके नहीं होती है और कुछ के होती है। तो जो ऐसे एनिमल होते हैं उनको वर्टिब्रेट या कशेरुकी जानवर बोला जाता है। फिर इनवर्टिब्रेट, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ये वो हो गया अकशेरुकी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इनवर्टिब्रेट कहते हैं उनको। फिर अगला है आवास। आवास तो आप समझते हैं कि जहाँ हम रहते हैं, यानी कि जो जीव है वो नेचुरली किस जगह पे रह रहा है। जैसे शेर जंगल में रहता है तो उसका हैबिटेट वो हो गया, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा हैबिटेट यहाँ हो गया, घर हो गया। तो ये हो गई कि हैबिटेट जो भी नेचुरली उसका घर है उसको आवास बोला जाता है, उसको वहाँ पे हैबिटेट बोला जाता है। अगला हो गया अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब होता है जब कोई एनिमल किसी एक इन्वायरमेंट से होकर के थोड़ा सा दूसरे इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज होता है, तो उस इन्वायरमेंट में उसका ढल जाने का मतलब है कि उसको अडॉप्ट कर लेना, कि उसी हिसाब से। जैसे आप एकदम से आप अभी चले जाएं जम्मू कश्मीर गर्मियों में घूमने चले जाएं तो वहाँ एकदम से इतनी ठंडी है, हम लोग गर्म इन्वायरमेंट से जाते हैं तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ एकदम से ठंडी, एकदम से तो आपको बहुत लगेगा, बहुत से बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप वहाँ रहने लगते हैं तो आप फिर आपकी वो हैबिट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा एडाप्टेशन, है ना। फिर हो गया पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है इस धरती पर दो तरीके के पदार्थ या जीव वो पाए जाते हैं। एक होते हैं जैविक पदार्थ जिनमें जो लिविंग बीइंग जो बायोलॉजी पढ़ती है, और कुछ अजैविक जो जैसे प्लांट वाटर, एयर, सनलाइट, है ना। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अजैविक घटक हैं, नॉन बायोटिक। और ये बायोटिक, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ इनकी इंटरेक्शन होता है, और यही इंटरेक्शन को ही इकोलॉजी कहा जाता है
है ना, द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्टिंग टुगेदर। इस तो पारिस्थितिकी तंत्र वो स्थान है या जहाँ पे अजैविक और जैविक घटक एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब रहते हैं, कह लो एक साथ से भी आप बोल सकते हैं। फिर फूड चेन तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें एक प्लांट था, प्लांट को कौन खा रहा था, कौन खा रहा था प्लांट को, टिड्डा था ना, आपके उसमें तो टिड्डा ही होता है, ग्रास ऊपर। फिर उसको कौन खा रहा था बताइए, टिड्डे को कौन खा रहा था, बर्ड खा रही थी, यस, स्नेक कह लो, स्नेक को कौन खा रही थी, बर्ड में आप कुछ होते हैं जो आपकी ईगल वगैरह। तो क्या हुआ कि किसी भी जो फूड को जो उनको एक दूसरे से पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ प्रकृति में सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं सारे, और ये एक चेन के टाइप में काम करता है। प्लांट को टिड्डा खाता है, या आप कह लो कोई दूसरा एनिमल खाता है, एनिमल्स को और कोई यूज़ करता है, उसको शेर खा जाता है, और ये जो चेन चल रही है इसको ही क्या बोलते हैं, फूड चेन बोल देते हैं। अगला हो गया प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं प्रोड्यूसर का मतलब है जो जीव भोजन अपना बना सकते हैं, बायोलॉजी में ही उनको क्या कहते हैं, उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है, लाइक प्लांट, क्योंकि धरती पर सिर्फ प्लांट ही ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर सिर्फ प्लांट होते हैं। अगला कंज्यूमर कौन होता है, जो उस फूड को यूज़ कर ले, कंज्यूम कर ले, है ना। उसके बाद जैसे लाइक हम लोग हो गए, अदर एनिमल्स हो गए, एनिमल्स हमेशा उपभोक्ता ही होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो मीट के लिए यूज़ कर लेते हैं, दूसरे जो इसके लिए, ये क्या हो गया, इसके लिए ये तुम्हारा प्रोड्यूसर ही है, उससे उसने यूज़ किया, लेकिन इनिशियली तो यही था ये चीज़ें, ठीक है। आगे फिर हो गया डिकम्पोजर्स। क्या होते हैं, डिकम्पोजर का मतलब होता है कि धरती पे जो जितनी भी चीज़ें हैं वो जिस सब्सटेंस से बनी हुई हैं, इनके कॉम्बिनेशन से उनको फिर से उसी फॉर्म में चेंज कर देना। जैसे हमारा जो बॉडी है जिन चीज़ों से, जिन मौलिक तत्वों से मिलकर बनी है, और जब डेथ होती है तो उसके बाद आप कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाना, फिर से वो मिट्टी में मिल जाती है। तो बेसिकली ऐसे जीव जो हैं वो जो मृत पदार्थों को बिल्कुल उनके इनिशियल फॉर्म में फिर से वापस चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जो किसी डेड बॉडी हो जाती है, एनिमल की डेथ हो जाती है, कुछ दिनों के बाद वो होती है और फिर उसकी पूरी बॉडी डिके हो जाती है और वो गायब हो जाती है, कहाँ चली गई वो सब। जो छोटे छोटे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब उनमें हेल्प करते हैं। फिर हो गए बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि इस धरती पर जितनी भी टाइप के जीव पाए जाते हैं, लाइक प्लांट्स के कितने टाइप हैं, एनिमल्स के कितने टाइप हैं, कितने बर्ड्स, ये सब उनको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। हम इनको सब टर्म्स को हम फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, बस आपको वर्ग किया हम पढ़ चुके हैं, आपको पता ही सब पढ़ चुके हैं। ये फिर आएंगी तो इनको आप एक बार रिकॉल कर लीजिए और फिर देन हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब आगे शुरू करते हैं। अभी मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत छोटे जीव जिनको हम ऐसे नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिंग, मेनली डिकम्पोजर ही होते हैं, और भी काम में फंक्शन सेट करते हैं, लेकिन डिकम्पोजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बहुत छोटे जीव होते हैं जो जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे देख नहीं सकते। ये जो टर्म है ना माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। फिर हो गया बैक्टीरिया, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक कोश की मतलब सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। जब हम अभी सेल पढ़ेंगे, सेल के टाइप्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पता चलेगा कि एक सेल से बने होते हैं और इतने छोटे होते हैं, और हर धरती पे सबसे ज़्यादा हर जगह पाए जाते हैं। ठंडे प्लेस में बैक्टीरिया, गर्म प्लेस में, हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं। फिर वायरस तो आपने कोरोना का नाम सुना ही था। कोरोना क्या है, कोरोना एक वायरस ही तो था, क्या है। तो छोटे संक्रामक एजेंट जो जीवित रहने के लिए होस्ट की आवश्यकता। अब इनकी विशेषता क्या होती है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का मीडिएटर है, बीच का स्थान रखता है। ये डेड बॉडी पे रहेगा तो डेड रहेगा, अगर लिविंग बॉडी पे पहुंच गया तो लिविंग हो जाएगा। इसकी यही स्पेशलिटी है, ये नेचुरली डेड पाया जाता है, कहीं पड़ा रहेगा। इसीलिए आपने सोचा कि आपने कोरोना में देखा था कि हम क्या कहते थे कि हाथ नहीं मिलाना है। क्यों नहीं हाथ मिलाना है, क्योंकि उसके पास वो हो गया था, या किसी ने छुआ होगा, किसी चीज़ को नहीं छूना है, किसी स्थान में ऐसे नहीं छूना है, तो क्यों वहाँ वो डेड पड़ा होगा। जैसे वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा वो जीवित हो जाएगा। तो वायरस
मिडिल मैन है, बिल्कुल ये नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का मिडिल मैन होता है, और मेनली बीमारियों के लिए ही कारक होता है, ये नुकसानदायक ही होता है। बैक्टीरिया अच्छे भी हो सकते हैं बट वायरस ज़्यादातर मैक्सिमम वो नुकसानदायक है। फिर आ गया सेक्सुअल एंड असेक्सुअल लैंगिक प्रजनन, है, लैंगिक और अलैंगिक। सामान्यतः क्या होता है कि धरती पे दो ही तरीके के जीव हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो सिंगल अकेले संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिनको मेल या फीमेल की जरूरत एक अकेले होगा, वो दूसरा अपने टाइप का जीव उत्पन्न कर सकता है अकेले। तो उस टाइप के प्रजनन को असेक्सुअल प्रजनन कहते हैं, जहाँ पे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। सेक्सुअल में हमें मेल फीमेल दोनों की जरूरत होती है, जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक प्रजनन नहीं होगा, नई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए ये हो गया तुम्हारा सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। फिर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन प्लांट्स में भी जो फ्लावर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। उसमें जो मेल वो होते हैं, मेल फीमेल तो अलग अलग होते हैं। तो जो हमारी वो होती हैं बर्ड्स, बटरफ्लाइज कह लो या कह लो मधुमक्खियाँ, जब उनके ऊपर बैठती हैं तो उनके ये जो पॉलिनेशन ऐसी प्रक्रिया है कि एक मेल से फीमेल तक या फीमेल से मेल तक का जो वो उनके युग्मकों का ट्रांसफर होना परागण कहलाता है ना। परागकोश के से वर्तिका पर परागकण की जहाँ से वो मेल से फीमेल के ऊपर पहुँचता है और दोनों युग्मक बनता है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग होते हैं। नेचुरली वो प्रजनन नहीं कर सकते, लेकिन जब वो कोई भी तितली या उसके ऊपर बैठती तो उसके पैरों पे वो लटक बैठ जाते हैं, टच हो जाते हैं, जैसे दूसरे पे शिफ्ट होती है उस पर वो उतर लेते हैं। और जैसे ही इस तरह से इसको ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, मतलब पॉलिनेशन। ये प्लांट्स में होता है, फ्लावर्स में। फिर फर्टिलाइजेशन, नर और मादा युग्मकों का संलयन। जब अब मेल फीमेल मिल गए तो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, इसी को क्या बोलेगा, निषेचन, मेल और फीमेल। फिर हम अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डीप से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल कैसे एक स्टेप बाय स्टेप्स। लेकिन अभी हमको सिर्फ इन टर्मिनोलॉजी कि हाँ ये टर्मिनोलॉजी वहाँ आएंगे तो हम लोग याद कर लें कि हाँ ये होता था। फिर जाइगोट, संलयन के बाद बिना निषेचित अंडा, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद की प्रोसेस है जिसमें वो दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो गए हैं, और अब उसमें मेल और फीमेल की जो चीज़ें हैं वो अब डिफाइन नहीं करी जा सकती, अब सिंगल बन चुका है, और यहीं से एक नया बेबी जो नई संतान उत्पन्न होती है और यहीं से उसका विकास शुरू होता है। तो सबसे पहले जाइगोट ही बनता है। आगे फिर एम्ब्रायो, भ्रूण, ये वो जगह है जहाँ पे जो बेबी होता है वो पेट के अंदर वो पलता है, उसको एक नेचुरल कह लो कवर है, जिसमें ये वो पूरा जो ह्यूमंस में 9 मंथ का पीरियड होता है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, बट जीव के विकास का प्रारंभिक चरण होता है और उसी में ये विकास होता है और एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्रदान करता है उसको, जो नॉर्मली हमारे स्टमक के अंदर ये होता है, फीमेल्स में होता है। फिर सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, अब किसी भी जीव के विकास के लिए चीज़ जरूरी है, जो सेल जब तक विभाजित नहीं होगी, मतलब सेल डिवीज़न नहीं होगा, सेल अपने पार्ट्स में डिवाइजित होगी, फिर बड़ी होगी, फिर वो डिवाइड होगी, और ये फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा, और हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लगातार क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। फिर समसूत्री विभाजन। अब ये टाइप है, विभाजन के टाइप है कि समान टाइप की कोशिका बनाएंगी, अपने टाइप की डिवाइड हुई और अपने टाइप की बना दी। कभी कभी डिवाइड होता है तो अलग टाइप की सेल्स भी बन जाती। समान कोशिकाएं बनाने वाला कोशिका विभाजन, सेम टाइप की बिल्कुल बराबर बराबर बनेंगी। कुछ में क्या होता है कि एक स्टार्ट की छोटी बन गई, बड़ी बन गई, ये चीज़ें होती तो असमसूत्री होता है। फिर हो गया मियोसिस, अर्धसूत्री, आधे गुणसूत्रों। हम आगे डीप में पढ़ेंगे कि मेल फीमेल में जब हम वो जाइगोट बनता है तो उससे पहले 23 दोनों के XY जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे आधे जाते हैं, जो उसका मेल युग्मक और फीमेल युग्मक में आधे आधे जाते हैं और दोनों फिर एक कंबाइंड बनाते हैं। तो यहाँ पे अर्धसूत्री का मतलब हम जाते वो हमारे 46 ही गुणसूत्र हैं उसके, मतलब क्रोमोसोम्स तो 46 के चले जाते हैं, लेकिन आधे उसमें से वो उठा लेता है, आधे छोड़ देता है, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया। फिर हो गया क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, धागे जैसी संरचनाएं जो आनुवंशिक जानकारी ले जाती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। धागे जैसी संरचना होती है, बहुत पतले पतले होते हैं, इतने लंबे होते हैं, लगभग हमारी बॉडी में देखा जाए तो इतने पतले और लगभग 2 मीटर लंबे होते हैं। इनकी लेंथ 2 मीटर तक होती है। आपको लोग इतनी बॉडी में कहीं दिखते भी नहीं, इतने पतले दिखते हैं लेकिन नहीं दिख रहे, और 2-2 मीटर के लंबे होते हैं ये लगभग।
फिर जीन, डीएनए का एक खंड जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन ये डीएनए का एक पार्ट होता है, जो हम लोग डीएनए की संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे जीन के बारे में। और एक इन्फॉर्मेशन किसी भी ये हर क्वालिटी के लिए, आपकी आंखें कैसी, आपके बाल कैसे हैं, तो आपकी जीन पर डिफाइन करता है। तो एक जीन ही डिफाइन करता है। अगर नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज़ क्वालिटी लानी है या अगर हटानी है तो हम यहाँ जीन में चेंज कर देते हैं, वो वाला जीन हटा देते हैं। अगर चाहते हैं कि कोई कभी कभी बीमारियाँ होती हैं जेनेटिक जो एक जीन की वजह से कंट्रोल होती हैं, वो जीन हम हटा देते हैं और अगले में वो चीज़ें फिर क्या होती हैं, ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। तो डीएनए का छोटा सा पार्ट जो हमारे लक्षणों को, हमारी जो विशेषताएं होगी, हमारी क्वालिटीज़ हैं, आगे ट्रांसफ़र करता है। ये हो गई। फिर हेरिडिटी क्या है, माता पिता से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण, वही पूरा जो तुम्हारा जीन और ये सब था उसका ये पूरा क्या है, ये टॉपिक है, समझ लो। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके बारे में बताया और हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए कि माता पिता से कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे कैसे विशेषताएं ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर वेरिएशन कि एक जीव दूसरे जीव से कैसे भिन्न है। आप दूसरे से कैसे, देखो आपने दुनिया में देखो कोई किसी से किसी का फेस नहीं मिलता, क्यों, कैसा क्या है, तो वही चीज़ें उसी को वेरिएशन बोलते हैं। कैसे एक चीज़ दूसरे चीज़ से डिफरेंट है, वह यहाँ पे इसको वेरिएशन बोलेंगे। एक प्रजाति के व्यक्तियों में अंतर, एक ही प्रजाति है लेकिन उनमें बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। हम ह्यूमन्स हैं, 10 लोग बैठे होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, लेकिन सब लोग अलग अलग होंगे, ये वेरिएशन है। ठीक है। फिर हो गए हार्मोन्स, ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक, हमारे जो बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, है ना, तो ये इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा है, ये हार्मोन्स। आपने कभी बोला कि हार्मोन्स ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, कि आपका मूड कैसा है ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। आपने कोई जोक सुना, आप हंसने लगे, हार्मोन से वो हो गया, है ना, निकल गया। फिर नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन सिस्टम पढ़ना है आपका 10th क्लास में, आपका पूरा सब्जेक्ट, पूरा टॉपिक है इसका। इसके बारे में ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, कैसे पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रही है, कैसे हम पूरी बॉडी को बैलेंस बनाए रखते हैं, ये पूरी चीज़ें बताता है। तंत्रिकाओं द्वारा शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला तंत्र, पूरा सिस्टम है ये जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। न्यूरॉन्स यही है जो ये मैसेज को करेंगे, ये कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, पूरे नियंत्रित करने में हेल्प करेंगे। ये यहाँ पे आपको चोट लगती है, आप कभी आपने आग में ऐसे हाथ लगाया, फट से आपने खींच लिया, कौन भी ब्रेन को किसने बताया, ये न्यूरॉन्स फट से इन्फॉर्मेशन लेके भागते हैं और बताते हैं कि हाथ हटाओ नहीं तो जल जाओगे। तो ये न्यूरॉन्स ही होते हैं, इनको ये सबसे छोटी यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम पूरा अपना हार्ट और वेन्स और पूरा ब्लड सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो शरीर में रक्त का परिवहन करने वाला तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। फिर हार्ट, ये वाला, ये तुम्हारा वाला फेवरेट है, हार्ट, हृदय क्या है, रक्त को पंप करने वाला पेशी अंग, समझ रहे हो ना। इसका काम वो नहीं जो तुम लोग समझते हो। हमारी अब क्या होगा कि जैसे इसका नाम सुनते हैं ना तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है हम लोगों के अंदर, लेकिन इसका मेन काम क्या है, ये हमेशा धड़कता रहता है। क्यों धड़कता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी को निर्बाध, है ना, बिना रुके हुए ब्लड का सप्लाई करनी है। अगर ये रुका तो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, ब्लड की सप्लाई रुकी तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई रुक जाएगी और बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, सेल डेड हो जाएगी। और सेल डेड हुई तो हमने पढ़ा था कि सेल ही हमारी बॉडी को लिविंग भी बनाती है, तो सेल डेड तो बॉडी भी डेड, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है। फिर आर्टरीज हो गई, धमनी और सिरा, ये दो ये पाइप हैं जो हमारे हार्ट से क्या होती हैं, एक ब्लड को लाती है और एक ब्लड को लेके जाती है। अरे ये बना दिया, ये क्या, ये ऐसा सर, ऐसा हार्ट नहीं होता, तो कैसा होता है, बना, चलिए तुम्हारा ही वाला बना देते हैं। तुम्हारा वाला बना देते हैं, लेकिन बच्चा ये भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये आपका ऐसा होता है ना, ये भी बना देते हो, ये सब ऐसा नहीं होता। अब ध्यान से देखो, ये आपका हार्ट है, एग्जाम में ऐसा बना के नहीं आना है, आपको वैसे बना के आना है, लेकिन आपको अभी सीखना है। आप देखोगे ये एक पाइप है और एक ये पाइप है, ये पाइप इधर को ब्लड को लेके आ रही है हार्ट को किसी ऑर्गन से इधर को, और एक ये पाइप है जो ब्लड को यहाँ से लेके जाती है। दो चीज़ें हो गई, एक लेके आ रही, एक जो आर्टरी है तो आपकी ये ब्लड को यहाँ से लेके जा रही, जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वाला है ना, ऑक्सीजन वाला, और ये CO2 वाला,
ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ये ऑर्गन की तरफ जाएगा, ये ऑर्गन से हार्ट की तरफ आएगा। जो ये क्या लेके आएगी, ये वेन लेके, इसको वेन बोल देंगे और इसको आर्टरी बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना कि एक ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ये अशुद्ध ब्लड कहलाता है, ये शुद्ध ब्लड कहलाता है। और आगे हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड का जो कलर रेड होता है वो बेसिकली इसी की वजह से रेड होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और आयरन नेचुरली रेड कलर देता है। इसलिए हम आरबीसी में पाया जाने वाला प्रोटीन जो ऑक्सीजन ले जाता है, अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन जा रही है पूरी बॉडी को, तो यही है ब्लड के अंदर ये होता है और ऑक्सीजन को ये पकड़ लेता है। जैसे ऑक्सीजन को देखा अपने अंदर पकड़ लिया कि चलो आओ चलते हैं, बॉडी को ऑक्सीजन दे के आते हैं, है ना, तो वो पकड़ के लेके जाता है। और यही अगर ये नहीं होगा तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा। और कभी कभी जब हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी का जब ब्लड टेस्ट होता है तो हीमोग्लोबिन ही चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त नहीं होगी तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये हो गया। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, गैस जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसका पूरा सिस्टम है जिसमें लंग्स वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो वो पूरा सिस्टम क्या है जिसमें आपके लंग्स हो गए, मनुष्यों के अंग में श्वसन अंग। लंग्स तो आपने देखे हैं ना, फेफड़े जिनको बोलते हैं, जो हवा को पंप करते हैं बाहर जाने और अंदर आने के लिए। वायुकोश, ये बेसिकली उसमें पाए जाते हैं लंग्स के अंदर। छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जो एयर को कैप्चर और करते हैं और ये पंप होते रहते हैं। वही बेसिकली यही काम करते हैं, जो छोटी छोटी थैलियाँ जहाँ गैसें इंटरचेंज होती रहती हैं, वहाँ से ऑक्सीजन आई और ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर आते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गया कि हम पूरी बॉडी के सिस्टम, खाना कब खाया और खाना से पूरा स्टमक से लेकर के इंटेस्टाइन तक कैसे पचता है, पूरा सिस्टम इसमें पढ़ा जाता है। अब उसमें पहला ऑर्गन है कि हमारा आमाशय। आमाशय खाना जैसे ही खाते हैं मुंह से होते हुए कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है, आमाशय में जाता है। यहाँ लगभग 4 से 5 घंटे तक खाना रहता है और यहीं से खाना बेसिकली डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। इसका जे आकार का होता है, उसने दिखाया कि जे शेप्ड होता है थोड़ा सा ऐसे, और वहाँ भोजन अम्ल के साथ मिल जाता है। यहाँ जैसे ही यहाँ गया फूड हमारा एसिडिक हो जाता है। कभी कभी देखो आपको जब उल्टी होती है तो आप जब उल्टियाँ हो जाती हैं, किसी को ऐसा कुछ फील होता है तो मुंह में खट्टा खट्टा सा लगता है, क्योंकि एसिड बेसिकली खट्टे होते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो इस यहाँ जाके एसिड मिलाए जाते हैं और फूड एसिडिक हो जाता है और यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए इतना ही आगे देखते हैं। फिर अगला हमारा ऑर्गन है लीवर। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन है जो अपना खुद से रिपेयर कर सकता है। ये खुद से अपने खुद, अगर इसमें कोई नुकसान हुआ है, मान लो आप बीमार हो गए, इसमें नुकसान हो गया, तो आप थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, इसका केयर करिए और ये अपने आप से हो जाता है। बाकी बॉडी के कोई भी ऑर्गन अपने आप से अगर एक बार उनमें वो हार्म हो गया, कुछ उनको नुकसान हो गया, तो वो दोबारा से सही नहीं होते, लेकिन ये अपने आप को रिकवर कर सकता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त बनाती है, बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है, हम पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ पे पित्त के बारे में। पित्त समझते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, बाइल जूस। खाने को बिल्कुल आप कभी कभी जब ये मिल जाता है जाके स्टमक में, उल्टी होती है तो फिर एक बार खट्टा लगता है, फिर एकदम से कड़वा सा फील होता है, बहुत सा। बाइल जूस बहुत कड़वा होता है खाने, लेकिन खाने के डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आ गया पेनक्रियास, अग्न्याशय। ये बेसिकली हमारी बॉडी में, जो आपने नाम सुना होगा ना, ये जो क्या कहते हैं डायबिटीज़, हिंदी में इसको मधुमेह बोलते हैं, आपने तो सुना ही होगा ना डायबिटीज़ के बारे में। हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर की मात्रा को, मधुमेह क्या होता है कि बॉडी में शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, तो ये जो ग्लैंड है ये बैलेंस करती है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनाती है जिसको इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन को ही कंट्रोल करती है कि इसका बैलेंस बना रहे, ये न ज़्यादा न कम। अगर ज़्यादा कम कुछ भी हुआ तो तुरंत आपको डायबिटीज हो सकता है। तो ये डिसाइड करते। फिर हो गया, आ गए हम अगले सिस्टम पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे आपके कौन से किडनी, सबसे बेसिकली किडनी ही हो, हमको तो पता ही है। किडनी आप बोलते रहोगे भाई क्या लेना है, आईफोन दिला दे, तो तुरंत किडनी चल निकलवा देते हैं, है ना। तो ये वही वाली है। हमारी बॉडी में 2 होती हैं और इनका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करती हैं और उसमें वेस्ट जो पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं बॉडी में, जब अब वो पूरी बॉडी में मूवमेंट कर रहा होता है, सर्कुलेशन हो रहा था उस टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, तो वो यहाँ पे उनको रास्ते में निकाल लेता है, फिर आगे भेज देता है। तो जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं वो
इसका यही काम है। फिर स्केलेटल सिस्टम, बैक अपनी बोन्स पूरा का सिस्टम जो हमारी बॉडी को शेप देता है, वो पूरा सिस्टम, हड्डियों का ढांचा जो शरीर को सहारा देता है, पूरा हमें मूवमेंट करने में सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जॉइंट्स क्या होते हैं? आपके जॉइंट्स आपने देखा, ये जॉइंट जहाँ जहाँ से हमारी बॉडी मूव कर सकती है ना, फ्लेक्सिबल होती है, वहाँ से वो वहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स के टाइप होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। तो वह भी जहाँ से दो हड्डियाँ मिलती हैं, दो बोन्स एक जगह पे मिलती हैं, उसको जॉइंट बोला जाता है। फिर मसल्स, हमारी बॉडी के जो मूवमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है मसल्स। जो मसल्स जितनी स्ट्रांग होंगी, आप किसी भी काम को उतनी पावरफुली कर सकते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप बॉडी बनाते हैं तो वो खूब जिम विम करते हैं, तो वो बेसिकली किसको अपनी स्ट्रांग कर रहे होते हैं? मसल्स को ही तो स्ट्रांग कर रहे होते हैं। तो वही है ये, उनको मसल्स बोलते हैं। फिर हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र पहुँच गए हम। तो यहाँ पर जब प्रोसेस पता है ना आपको, अब बताया था कि इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जीवों द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने वाला सिस्टम क्या है? प्रजनन तंत्र। इसमें कुछ ऑर्गन्स जो हैं, उनके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी, ओवरी क्या होती है और टेस्टिस क्या होती है, मादा अंग जो अंडाणु बनाते, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है। ये फीमेल में होता है और ये मेल में होता है, टेस्टिस। और ये दोनों जब यहाँ से, ये दोनों ही हेल्प करते हैं बेसिकली किसमें? प्रजनन में। इनके काम पूरे डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ये आपको बस इतना ध्यान रखिए, ये मेल का है, ये मेल ऑर्गन है और ये फीमेल ऑर्गन है। फिर मेंस्ट्रुएशन, रजोधर्म, ये मादाओं में गर्भधारण की जो मासिक शेडिंग होती है, मतलब एक उनके जो फीमेल्स होती है, एक मंथली वो प्रोसेस होता है जो गर्भधारण करने से पहले होता है। तो ये वो, उसको हम हिंदी में रजोधर्म बोलते हैं या इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। फिर हो गया प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी का मतलब होता है कि एक मेल या फीमेल वो प्रजनन करने के लिए क्या हो गया है? क्या हो गया? प्रजनन करने के लिए परिपक्व हो गया है। परिपक्व होने का मतलब है अब वो अपने जैसे संतान को, अपने जैसे बेबीज को रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। कोई छोटे बच्चा थोड़ी ऐसे कर लेगा, जो एक टाइम होता है, हर जीव में उनका टाइम अलग अलग होता है। तो उसको प्यूबेरिटी बोलते हैं। वह आयु जब प्रजनन अंग परिपक्व हो जाते हैं और वो क्या कर सकते हैं? अपने जैसे बेबीज को। फिर हो गया ऑस्मोसिस, क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल की गति, वाटर। अब ये प्रोसेस थोड़ा सा देख लो अच्छे से। वाटर है लो कंसंट्रेशन से, ये आपके एक बीच में हमने झिल्ली लाई, और ये हाई कंसंट्रेशन हो गया। एग्जाम्पल आप ले लो, अपना किशमिश ले लो, ठीक? किशमिश, आपने किशमिश को क्या किया? किशमिश में क्या है? पानी का लो कंसंट्रेशन है ना, पानी बहुत कम है। और इधर आप एक वाटर ग्लास में वाटर ले लो, इस किशमिश को आप इसमें डाल दो, 2-3 घंटे 4 घंटे रखे रहें तो फिर क्या होता है? वो किशमिश क्या होता है? फूल जाता है। क्यों? क्योंकि इधर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या हुआ? वाटर का, क्योंकि इधर और पानी उसमें क्या हो गया? किशमिश ने उसको अब्जॉर्व कर लिया, है ना। तो यही प्रोसेस ऑस्मोसिस है तुम्हारी, ठीक है। फिर हो गए विसरण, डिफ्यूजन, उच्च सांद्रता से। यहाँ पर वो सिर्फ वाटर में होता था प्रोसेस, और ये भी नेचुरल प्रोसेस है जो नॉर्मली पूरे इन्वायरमेंट में होता है। जैसे आपने एक कमरे में, आपने एक कोने में गैस कोई परफ्यूम छोड़ दिया, और उधर जैसे कि वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो गया किसका? गैस, परफ्यूम का, और वो पूरे कमरे में थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में फैल जाती है। तो क्या हुआ? इधर से हाई से लो की तरफ पूरे कमरे में फैल गई। तो यहाँ पे सिर्फ, वहाँ सिर्फ वाटर का हो रहा था, यहाँ सारी जो भी पदार्थ हैं उनमें ऐसी कंडीशन पाई जाती है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे वाटर नहीं है। वाटर वो सिर्फ वाटर में होता है, ये सब जगह होता है। फिर हो गए एंजाइम, क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक जो अभिक्रियाओं को तेज करते हैं। हमारी बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है, कोई भी काम हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ये उस क्रिया को तेज करने के लिए किसी ऑर्गन द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं या निकाले जाते हैं। इस हिंदी में वो दिन स्त्रावित किए जाते हैं, लाइक वर्ड है, ठीक है। जो अभिक्रिया, जितनी भी हमारे अभिक्रियाएं हो रही हैं बॉडी के अंदर, चाहे डाइजेशन हो, चाहे प्रजनन हो, या जो भी चीज़ें हो, उनको ये
तेज कर देते हैं। फिर आ गया क्लोरोफिल। ये प्लांट में प्लांट्स को जो ग्रीन कलर देने वाला जो क्या है पिगमेंट है क्लोरोफिल, इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा आपने। फिर स्टोमेटास क्या होते हैं, पत्तियों पे छोटे छोटे ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो गैसेस को ये आदान प्रदान करने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन ये हम ऐसे नहीं देख सकते, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो ये थे हमारे बेसिकली इतने टॉपिक्स जो हमें आगे बढ़ने से पहले 9th क्लास को शुरू करने से पहले आपको इन सबको बारे में पता होना चाहिए। इनको अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। और आपने देखा होगा कितनी चीज़ें आपको पता भी होंगी, जो चीज़ें नहीं पता है उनको आप एक बार रिकॉल कर लिया, हमने पढ़ लिया। अब हम आगे अगली क्लास में पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना 9th क्लास का सेल, और वहाँ से इन सारे टर्मिनोलॉजीज को पूरे अच्छे वे में ब्रॉड तरीके से उनको समझेंगे। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम चीज़ों को कैसे समझेंगे, आगे बढ़ने के लिए पीछे वाली चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। आप पहले कितनी तैयारी करके आए हैं, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप तैयारी करते हैं ना, तो ये सब बेसिकली आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और पढ़िए, इनको रिवाइज करिए, एक बार और नहीं समझे 2 बार देखिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सबको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये चीज़ें हम थोड़ा सा हमारे ऑफलाइन चीज़ें हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं, जो लखनऊ के आसपास के हैं उनके लिए हैं, तो वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सबको वीडियो समझ में आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। और हम इसी तरह से नए तरीके से आगे इन चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हैं। और जुड़ जाइए हमारे साथ और एक नए तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और हम अब मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।